नमस्कार। तो आज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं एक टॉपिक +1 की अकाउंट का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है? तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि अकाउंटिंग मेनली क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखने वाली बहुत सारी पार्टीज हैं। उन सब पार्टीज को क्या है, उनको जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए मेनली कि जो इंटरेस्ट रखने वाली पार्टीज हैं वो सभी पार्टीज उन टर्म का सेम मीनिंग निकालें, हमारे अकाउंट क्या हो, रिलायबल भी हो, और इसके साथ साथ अकाउंट हमारे क्या हो, कंपेरेबल भी हो। तो इसके लिए जरूरी है कि वो जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या इंडस्ट्री में जो दूसरी फर्म अकाउंट प्रिपेयर कर रही हैं वो कुछ एक कॉमन पैटर्न यूज कर रहे हो, जिससे कि सबके जो इंफॉर्मेशन है वो सेम क्या करे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए सभी बिजनेस की। तो इसके लिए क्या है कि कुछ प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के अंदर डेवलप हुए। प्रिंसिपल्स डेवलप कैसे हुआ है कि जो पास्ट में पुराने टाइम में जो अकाउंटिंग करने वाले पर्सन्स थे वो अपने अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करते थे। तो उनके अकाउंट्स को उठा के जब देखा गया तो ये पता चला कि सब अकाउंटेंट ने कुछ कॉमन मतलब कि प्रोसेस फॉलो किया है, कुछ कॉमन चीजों को कॉमन वे से ट्रीट किया है। तो उन्हीं को हमने उठा के क्या बोला कि ये क्या है, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। और अगर हम सब अकाउंटेंट अपने अकाउंटिंग प्रिपेयर करते टाइम, अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो क्या है कि हमारे अकाउंट और ज़्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे, उनमें कंसिस्टेंसी आएगी। तो हम आज के इस लेक्चर में देख रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने टाइप के होते हैं? तो कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम कुछ और टर्म से भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग अजम्पशंस भी बोल देते हैं, कन्वेंशन भी बोल देते हैं, कंसेप्ट, डॉक्ट्राइन, पोस्टुलेट्स, ये सारी टर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए यूज की जाती है। ब्रॉडली हम इनको क्या करते हैं, दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन, और दूसरा क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशंस का मीनिंग क्या है? मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले लोग हैं वो सभी क्या करें, उनको उन इंफॉर्मेशन से सेम मीनिंग निकाले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अज्यूम करके चलते हैं, कुछ बेसिक बातें अज्यूम करके चलते हैं। तो ये कह रहा है इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, most of the accountant have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing financial statement। कि ज्यादातर अकाउंटेंट जो है वो क्या है, कुछ कंसेप्ट के ऊपर एग्री हुए हैं जो वो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम फॉलो करते हैं। दिस कंसेप्ट प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसीडरिंग दिस बेसिक कंसेप्ट और अजम्पशन। मतलब कि इन अजम्पशंस को आप हर अकाउंटेंट फॉलो करता है, इसके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। दिस कंसेप्ट गाइड हाउ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। ये कंसेप्ट क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है। The following may be treated as basic concept or assumption. तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 issued by Institute of Chartered Accountant of India, there are three fundamental accounting concept और assumption। तो तीन मेनली फंडामेंटल कंसेप्ट इनको हम बोलते हैं। एक तो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक अक्रूवल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये बात मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस जो है वो फ्यूचर में लंबे टाइम तक अपने जो ऑपरेशन है उनको कंटिन्यू करेगा। नियर फ्यूचर में इसके ऑपरेशंस को स्क्रोल डाउन मतलब बंद करने की बिजनेस की कोई इंटेंशन नहीं है। मतलब जब भी बिजनेसमैन अकाउंटिंग करेगा तो ये मान के चलेगा कि बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक चलने वाला है, और इसी को बेस मान के क्या किया जाता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि बिजनेस फिक्स्ड एसेट्स परचेज करता है, तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने पर जितनी भी कॉस्ट आई इस फिक्स्ड एसेट्स की, सपोज करो कि 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख रुपीज की कोई एसेट्स परचेज की, तो ये 1 लाख रुपीज एक ही साल के प्रॉफिट से चार्ज नहीं करता बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ये देखता है कि इस एसेट्स की लाइफ कितनी है, मान लिया कि 10 ईयर है, तो वो क्या करेगा, इसको 10 से डिवाइड करेगा, 10 ईयर में इस कॉस्ट को क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा।
और हर साल के इससे कितना आएगा 10,000। तो इस साल क्या करेगा, प्रॉफिट से सिर्फ 10,000 रुपीज ही काटेगा वो, बाकी जो है वो अगले साल 10,000 डेप्रिसिएशन के रूप में इस प्रकार से कवर करेगा। क्यों? क्योंकि वो मान के चलता है कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। अब जब तक ये एसेट्स काम देगी तब तक हम क्या करेंगे, इसके कॉस्ट को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और इसी कंसेप्ट की वजह से क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी होती है वो बिजनेस के साथ लंबे टाइम के एग्रीमेंट कर लेती है। जैसे कि बैंक से लोन लेंगे, अब बैंक से लोन लिया तो बैंक ये मान के चलता है कि ये बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक चलेगा और इसका जो इंटरेस्ट है या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म में बिजनेस क्या कर देगा, पे कर देगा। अब सपोज करो कि मान लो कोई बिजनेस लोन लेने के लिए गया बैंक के पास और बैंक ये सोचे कि ये बिजनेस एक ही साल चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, तो बिजनेस को जो बैंक है वो लोन नहीं देगा। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लंबे टाइम के एग्रीमेंट क्यों कर लेता है, क्योंकि वो ये अज्यूम करके चलता है कि ये बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक क्या होगा, कंटिन्यू करेगा। तो ये कह रहा है एज पर दिस कंसेप्ट इट इज अज्यूम्ड, अज्यूम्ड का मीनिंग कि मान के चलते दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में लंबे टाइम तक बिजनेस एग्जिस्ट करेगा। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट इट इज ए कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज, मतलब लगातार चलने वाला एंटरप्राइज है, बिजनेस है, इसी बात को अज्यूम करके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। इट इज ऑन दिस कंसेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, इसी कंसेप्ट की वजह से कह रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स को हम बुक्स में क्या करते हैं, जितने की वो एसेट्स परचेज की है, जैसे 1 लाख की परचेज की है तो उसको 1 लाख पर रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स में। एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दीज एसेट्स विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू, और उस एसेट्स की हम मार्केट वैल्यू नहीं देखते हर साल की। आज हमने मान लो 1 लाख की खरीदी है तो एक साल यूज करने के बाद मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, हम क्या करते हैं उसको 1 लाख को उसकी लाइफ में डिवाइड कर लेते हैं और डेप्रीसिएशन उससे काटते रहते हैं, मतलब हर साल मान लो कि 10 साल चलेगी तो 10,000 रुपए डेप्रीसिएशन के रूप में प्रॉफिट से काटते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ ए मशीनरी इज परचेज विच वुड लास्ट से फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, एग्जाम्पल के लिए कह रहा है मान लो हमने एक मशीन परचेज की और ये माना कि ये 10 साल तक चलेगी, द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन विल बी स्प्रेड ओवर नेक्स्ट 10 ईयर फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ईयर। तो कह रहा है उस मशीन की कॉस्ट को हम क्या करेंगे, 10 सालों में डिवाइड कर लेंगे ताकि हर साल का हम प्रॉफिट या लॉस एग्जैक्ट निकाल पाए। बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न द फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ इट्स परचेज इटसेल्फ। कह रहा है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से हम उस एसेट्स की पूरी कॉस्ट, मतलब 1 लाख है, वो 1 लाख जिस साल हमने परचेज किया उस साल की कॉस्ट नहीं मानेंगे। The market value of the fixed assets is irrelevant and is not recorded in the balance sheet. मार्केट वैल्यू का तो देखो, मार्केट वैल्यू क्यों रिकॉर्ड करेंगे, उसको मार्केट में सेल थोड़ा ही करना है, हम क्या करेंगे उस एसेट्स को लंबे टाइम तक यूज करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करना इरेलीवेंट है। इज दीज एसेट्स आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन नियर फ्यूचर, क्योंकि हमें इसको नियर फ्यूचर में सेल नहीं करना। It is also because of the going concern concept that outside parties enter into long term contract with the enterprise। ये कह रहा है इसी वजह से क्या होता है कि जो आउटसाइड पार्टी होती है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में हमारे साथ क्या हो जाती है, एंटर कर जाती है बिजनेस के साथ। गिव लोन एंड परचेज द डिबेंचर एंड शेयर ऑफ द एंटरप्राइज। अनदर एग्जांपल ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट प्रीपेड एक्सपेंस which have no realizable value are shown as assets। जैसे मान लो कि नेक्स्ट ईयर के कुछ एक्सपेंसेस हमने इस ईयर पे कर दिए, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, वो एक्सपेंस जो अभी ड्यू नहीं हुए, मतलब जिनकी अभी हमें पेमेंट नहीं करनी थी, हमने एडवांस में उनकी पेमेंट कर दी, तो उनको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अब इन प्रीपेड एक्सपेंस को हम क्या मानते हैं, इन प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट्स मानते हैं अपने बिजनेस की। क्यों? लेकिन इनकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है, मतलब ये अमाउंट नहीं मिलेगा हमें फ्यूचर में, लेकिन इनका बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, नेक्स्ट ईयर में अप्रैल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा, 20,000 रुपीज रेंट है वो इसी ईयर में पे कर दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड रेंट ये इस साल का एक्सपेंस नहीं मानेंगे, इस साल हम इसको क्या मानेंगे, एसेट्स मान के बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो नेक्स्ट ईयर हमें मिलेगा अप्रैल में, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे ना, तो उसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा। जो कह रहा है बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में लिखते हैं, बिकॉज द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंस विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा।
ऑल्सो विदाउट दिस कंसेप्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, जैसे मान लो कि हमने एसेट्स को क्लासिफाई किया था करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, तो वो इसी वजह से तो हम इनको क्लासिफाई करते हैं। करंट एसेट्स का मतलब है कि जिसका बेनिफिट इसी साल मिलेगा, इसी साल हम उनको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। जो फिक्स्ड एसेट्स है हम ये मानते हैं कि ये एसेट्स हमें लंबे टाइम तक काम देगी, तो उनको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। ऐसे लाइबिलिटीज को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के रूप में क्लासिफाई किया था। शॉर्ट टर्म मतलब करंट लाइबिलिटीज जिनकी पेमेंट हमें इसी साल करनी है, और जो अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज है वो जिनकी पेमेंट हमें लंबे टाइम में करनी है। तो वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम अज्यूम करके चलते हैं, इसी वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। अगर हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि लंबे टाइम तक बिजनेस चलेगा, तो मतलब फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को अलग अलग क्लासिफाई करने का कोई औचित्य नहीं बचेगा। ऐसे लाइबिलिटी को भी करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में क्लासिफाई करने का कोई औचित्य नहीं बचेगा। तो एक तो हमारा जो अजम्पशन है, जो अकाउंटिंग करते टाइम हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि हमने एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी या जो अकाउंटिंग का मेथड एक बार हमने चूज कर लिया, जैसे मान लीजिए कि अकाउंटिंग क्या करती है, एक ही आइटम के ट्रीटमेंट के कई सारे मेथड्स बता देती है। जैसे कि मान लो डेप्रिसिएशन निकालनी है तो डेप्रिसिएशन निकालने के 7-8 मेथड दे देती है। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो उसके भी 7-8 मेथड दे देती है। तो ये कह रहा है कि हमने ऐसा नहीं करना है कि एक साल तो हमने क्या किया, एक मेथड फॉलो कर लिया, दूसरे साल हमने दूसरा मेथड फॉलो कर लिया। तो उससे क्या होगा कि वो मेथड जो हम क्या करेंगे, अलग अलग मेथड क्या करता है, अलग अलग वैल्यू देता है। जैसे मेनली हम बात करें कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो डेप्रिसिएशन के ज्यादातर जो यूज होते हैं वो दो मेथड यूज होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो अब हमें इनमें से एक मेथड चूज करके अकाउंटिंग करनी है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है एसेट्स के ऊपर। तो जब दोनों मेथड क्या करेंगे, हमें अलग अलग वैल्यू देंगे। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हमने यूज कर दिया तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग आएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर दिया तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। तो अगर मान लो हमने पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड चूज करके अकाउंटिंग कर दी, नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर लिया, तो उससे क्या होगा कि हमारे प्रॉफिट पर इफेक्ट जो आएगा वो मेथड चेंज करने का इफेक्ट आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट कम ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ मतलब बाकी चीजें सारी सेम हो, सिर्फ मेथड चेंज करने से ही प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, अलग आ जाएगा। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस क्या है, प्रोग्रेस कर रहा है, डिक्लाइन में जा रहा है, क्योंकि हो सकता है वो इफेक्ट मेथड चेंज करने का हो। तो इसलिए ये कह रहा है कि आपने एक बार कोई भी मेथड आप फॉलो कर लीजिए, तो उसके बाद उसको कंसिस्टेंट रखना है, मतलब उसको आपको ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं करना है। चेंज करेंगे तो हमारे जो अकाउंट है वो कंपेरेबल नहीं रहेंगे, एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा ही रिजिड हो जाना है। अगर मान लीजिए कि आज हमने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लिया, कल को क्या करती है गवर्नमेंट, कोई पॉलिसी चेंज करती है और बोल देती है कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही फॉलो करना है डेप्रिसिएशन का, तो फिर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई तो हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसा अकाउंटिंग का नया मेथड आया जिससे हमें ये लगा कि इस पॉलिसी को फॉलो करके हम क्या है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं, तो कर लेना चाहिए, तो मेथड चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन उस मेथड को चेंज करने का, उस पॉलिसी को चेंज करने का हमारे प्रॉफिट या लॉस पर जो इफेक्ट पड़ा वो इफेक्ट हमें अलग से मेंशन कर देना चाहिए कि ये जो इतना इफेक्ट है वो हमारी इस पॉलिसी को चेंज करने की वजह से आ रहा है, ताकि जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाली पार्टी है वो पार्टी उस चीज को लेके अवेयर हो जाए। तो कह रहा दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, मतलब एक जैसे कंसिस्टेंट रहने चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर इन ऑर्डर टू इनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द डिफरेंट पीरियड, ताकि हम मैनेजमेंट क्या कर पाए, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को अलग अलग साल ईयर के कंपेयर कर पाए, ताकि पता लगे कि बिजनेस में ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन में जा रहा है। एंड ड्रा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। इफ ए फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन टू अकाउंटिंग पीरियड, मतलब दो अलग अलग साल में हमने अलग अलग
क्या कर लिया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर लिए, द प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। तो हमारा अगर हमने चेंज कर लिया मेथड, तो क्या होगा कि उस मेथड चेंज करने की वजह से ही प्रॉफिट में या लॉस में या फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो फिर कंपेयर करके हम उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए कह रहा है, इफ आई कैन चूज एनी वन ऑफ सेवरल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कह रहा है डेप्रिसिएशन के कई सारे मेथड हैं, उनमें से कोई एक चूज कर सकती है। जैसे एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, एक हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और भी मेथड्स है, उनमें से कोई भी। कह रहा है बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मेथड वंस चूजन विल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन ये कह रहा है उन सारे मेथड में से एक बार आपने जो मेथड चूज कर लिया, तो ये मान के चलते हैं कि वो मेथड फिर ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली हम फॉलो करेंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे। लाइकवाइज द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, इसी तरीके से स्टॉक की वैल्यूएशन या डाउटफुल डेप्ट के ऊपर प्रोविजन बनाना है हमें, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको भी चेंज नहीं करना चाहिए। ताकि क्योंकि अगर हमने चेंज कर लिया और तो उसकी वजह से हमारे अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बेस पर हम जो भी डिसीजन लेंगे वो एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे, मिसलीडिंग हो सकती है। लेकिन ये कह रहा है यहाँ, कह रहा है बट द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट इट डज नॉट अलाउ ए फर्म टू चेंज अकाउंटिंग मेथड अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टांसिस। ये कह रहा है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि अगर सर्कमस्टांसिस चेंज हो गया तो भी हमें ये चेंज अलाउ नहीं कर रहा है। अगर सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो हमें चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि कह रहा है अगर हम कभी चेंज नहीं करेंगे, रिजिड हो जाएंगे उसी मेथड को लेके, तो हमारे अकाउंट क्या हो जाएंगे, नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो कह रहा है एंड द इम्प्रूव्ड टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग विल नॉट बी यूज। तो ऐसे तो अकाउंटिंग में क्या है, नई नई टेक्निक आती रहती है, तो हम अगर उस पुराने मेथड को लेके रिजिड हो गए, तो जो नई टेक्निक आई जो बेटर रिप्रेजेंट कर सकती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। एज सच इफ द अकाउंटेंट फील दैट चेंज इन ए पर्टिकुलर मेथड विल लीड टू बेटर डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट। और इसी तरीके से अगर अकाउंटेंट को ये लगता है कि अगर कोई मेथड हम चेंज करते हैं, तो उससे हम हमारे जो प्रॉफिट या फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से डिस्क्लोज कर पाएंगे, तो चेंज मेथड में भी अडेप्टेड। तो हमें चेंज किया हुआ मेथड, मतलब जो नया मेथड है जो हम चेंज करना चाह रहे हैं, वो अडेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन हाउ एवर द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ मेथड एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द चेंज मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली बाय वे ऑफ ए फुट नोट। मतलब कि क्या आपने चेंज किया, क्यों चेंज किया, उसका जस्टिफिकेशन और उसका इफेक्ट क्या पड़ा, वो आपको अकाउंटिंग के अंदर क्या है, फुट नोट में, मतलब अकाउंट्स के नीचे मेंशन कर देना चाहिए, ताकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाली जो पार्टी है, वो क्या हो जाए, उनको लेके अवेयर हो जाए, भाई हाँ इतना इफेक्ट तो मेथड चेंज करने की वजह से आया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी अजम्पशन है, वो है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें, देखिए अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है केस बेसिस। केस बेसिस के अंदर तो क्या करते हैं, हमें सिर्फ जब पैसा आएगा, मतलब केस आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, या केस में हम किसी को पेमेंट करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हम उधार की ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एक्यूरल कंसेप्ट ये कहता है कि ट्रांजेक्शन जैसे ही कोई मतलब ट्रांजेक्शन ड्यू होती है, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, हमें इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि उसका केस आया है या नहीं आया, या हमने पेमेंट की है पेमेंट नहीं की है। हमें क्या करना है, उन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, मतलब उधार की ट्रांजेक्शन भी हमें रिकॉर्ड करनी है। तो हमें अकाउंटिंग करते टाइम केस बेसिस को फॉलो नहीं करना, एक्यूरल बेसिस को फॉलो करना है। एक्यूरल बेसिस क्या कहता है, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होता है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी पेमेंट आई है, केस आया है नहीं आया, या हमने पेमेंट की है या नहीं की है। तो कह रहा है इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कह रहा है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते टाइम हमें क्या करना चाहिए, एक्रूअल बेसिस यूज करना चाहिए। इट प्रोवाइड मोर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज कंपेयर टू केस बेसिस। केस बेसिस के मुकाबले एक्यूरल बेसिस क्या करेगा, ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। एक्यूरल कंसेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब जो इनकम है और जो खर्चे, दोनों टाइप। रेवेन्यू रिकॉर्ड करते टाइम भी एक्यूरल कंसेप्ट यूज करना है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते टाइम भी एक्यूरल कंसेप्ट यूज करना है। इन एक्यूरल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। मेरा एक्यूरल कंसेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू को उसी टाइम रेवेन्यू मान के रिकॉर्ड करना है जब हमने सेल कर दी, मतलब सामान बेच दिया। इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका पैसा आया है कि नहीं आया है, हमने उधार बेचा है तो भी उसको रिकॉर्ड करना है।
सेल्समेड और सर्विस आर रेंडर्ड, या हमने किसी को सर्विस दे दी, उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है। एंड इट इज इमेटीरियल वेदर केस इज रिसीव्ड और नॉट, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि केस हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यू। इसी तरीके से कह रहे हैं एक्सपेंसेस को भी उसी टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए जिस टाइम उन्होंने हमें इस रेवेन्यू को अर्न करने में क्या किया, हेल्प की है। जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग का रेंट है, अभी मान लो लास्ट मंथ चल रहा है मार्च का, तो मार्च का रेंट हमने 31 मार्च तक को ड्यू हो गया मान लो, तो 31 मार्च को पेमेंट नहीं की, तो भी हमें क्या करना है, इसको हमें मार्च के एक्सपेंसेस में ही दिखाना है। हालांकि पैसा मान लो हम अप्रैल में देंगे उसका, लेकिन अप्रैल का एक्सपेंस नहीं मानना। क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग को यूज तो हमने मार्च में किया है, मतलब कि उस बिल्डिंग ने मार्च में हमारी मदद की है कमाई करने में, तो उसको मार्च का एक्सपेंस मानना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमने पेमेंट उसकी अप्रैल में किया तो हम इसको अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब उसने हमारी रेवेन्यू अर्न करने में मदद की है, वेदर द केस इज पेड फॉर देम और नॉट, चाहे हमने उसके लिए केस पे किया है चाहे नहीं किया है। दस टू ascertain true profit or loss for an accounting period and to show the true financial position of the enterprise at the end of the accounting period, all expense and income relating to accounting period are recorded। मतलब कि इस साल के जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इस साल के लास्ट में, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, तो उस टाइम इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी ट्रांजेक्शन हुई है, जो चाहे वो एक्सपेंस की है चाहे वो इनकम की है, सारी रिकॉर्ड करेंगे। वेदर एक्चुअल कैश हैज बीन पेड और रिसीव्ड और नॉट, चाहे हम पैसा उसका आया है चाहे नहीं आया, चाहे हमने कोई खर्चा था तो उसकी पेमेंट की है चाहे नहीं की है। और कह रहा एक्यूरल कंसेप्ट इज ऑफन डिस्क्राइब एज मैचिंग कंसेप्ट, इसको मैचिंग कंसेप्ट के रूप में भी डिस्क्राइब करते हैं। आगे पढ़ेंगे मैचिंग कंसेप्ट को डिटेल में। कह रहा द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फंडामेंटल अजम्पशन इज दैट दे नीड नॉट टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये कोई भी पर्सन है ना, जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा तो वो ये बातें मान के चलेगा कि अकाउंटिंग करते टाइम इन अजम्पशंस को तो फॉलो किया ही है। ये अपने आप ही क्या होगा, अंडरस्टूड होगा उनके लिए। इनको अलग से बताना जरूरी नहीं है अकाउंट के अंदर कि हमने ये अजम्पशन फॉलो किया है, ऐसे फॉलो किया है। तो यही अजम्पशन की क्या है, सिग्निफिकेंस है। एंड द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन टेक फॉर ग्रांटेड दैट दीज अजम्पशन हैव बीन फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो यूज करने वाली पार्टी है इसको फॉर ग्रांटेड मान सकते हैं कि हाँ इनको तो फॉलो किया ही गया है। हाउएवर if any of the above mentioned fundamental accounting assumption is not followed then this fact should be specifically disclosed। ये कह रहा है कि अगर आपने इन assumption को फॉलो किया है तो अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि हमने इन